हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की एक और क्लास ले आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पहले बायोलॉजी में पूछे जा चुके हैं। हमारे पास जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लास्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 65 तक पहुँच चुके थे। आज की क्लास में क्लास को आगे बढ़ाएंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मैं जो आपको करवा रही हूँ ये क्वेश्चन पेपर ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। टेस्ट क्रॉस संबंधित है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होती है एक ऐसा क्रॉस जो कि हम तब करते हैं जब हमें एक जीनोटाइप के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, जब हमें पता है कि एक चीज़ क्या है लेकिन दूसरे के बारे में नहीं पता, तो हम इन दोनों का क्रॉस करवा के जान लेते हैं कि भाई दूसरा क्या है। इसी को बोलते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेस्ट क्रॉस होता है किसके बीच में? टेस्ट क्रॉस होता है बिटवीन F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप। हमेशा जो हमारे पास F1 आता है, देखिए अगर हमने कैपिटल T को स्मॉल t से क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आएगी? F1 जनरेशन TT, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जब हम एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव को दोबारा से ट्रीट करवाएं किसके साथ? पूरे के पूरे रिसेसिव के साथ, यानी दोनों स्मॉल टी के साथ, तब इस क्रॉस को बोलते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो F1 संकर से द्वितीय अप्रभावी जीनोटाइप का क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस विवरण देता है। तो ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है, जो कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मंच, इन्होंने दी थी, ये क्या होती है स्टूडेंट? ये हमें बताती है कि किस तरीके से प्लांट में फ्लोएम के जरिए फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि प्लांट्स में दो टिश्यू होते हैं। एक होता है जाइलम जो कि पानी को और मिनरल को फ्लो करवाता है, दूसरा होता है फ्लोएम जो कि फूड को फ्लो करवाता है। पानी के फ्लो को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जबकि खाने के फ्लो को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो अब देखो मंच फ्लो हाइपोथेसिस से मिलता जुलता आंसर कहाँ पे है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में जाइलम की बात की गई है। जाइलम तो पानी के लिए होता है, गलत हो गया। ऑप्शन बी में अगेन जाइलम की बात की गई है, गलत हो गया। ऑप्शन डी में पानी की बात कर दी गई है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के जरिए क्या हो रहा है? फ्लोएम के द्वारा विलेय स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन स्टोमेटा ओपन एट नाइट दे आर कॉल्ड। जब स्टोमेटा यानी रंध्र रात्रि में खुले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा क्या होता है स्टूडेंट्स? हर एक प्लांट के पत्तों के अंदर, लीफ के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो कि खुलती और बंद होती है गैसेस के और पानी के लेन देन के लिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ऐसे पौधे या ऐसे स्टोमेटा जो रात को भी खुलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऐसे स्टोमेटा जो रात को खुलते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव। क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव। ठीक है, किस में होते हैं? ये कैक्टस में होते हैं। कैक्टस जो होता है, जो कांटेदार पौधा होता है कैक्टस, हरे रंग वाला जो राजस्थान में मिलता है ज्यादातर, उसके अंदर होते हैं क्या? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, रंध्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू एंजाइमेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन स्टोमेटल मूवमेंट which of the following enzyme is associated with starch sugar conversion। ये क्या बोल रहे हैं? एंजाइमेटिक सिद्धांत के अनुसार स्टोमेटा की गति निम्न में से किस एंजाइम की सहायता से स्टार्च शर्करा विनिमय करती है? देखो आपको मैंने बताया कि स्टोमेटा कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी बंद होता है, लेकिन ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि इसको खुलवाना और बंद करवाने की प्रोसेस में सहायक है, यानी हेल्प करता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जाएगा फोस्फोराइलेज। स्टार्च और शुगर का जो कन्वर्जन है स्टोमेटा के अंदर, ये करवाता है ऑप्शन ए, फोस्फोराइलेज। अमाइलेज क्या था? ये हमारे मुंह में पाया जाने वाला एंजाइम है। इन्वर्टिव जो होता है ये उल्टा काम करता है। एल्डोलेज के बारे में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर। क्या है? विच प्रोडक्ट ऑफ हिल रिएक्शन आर यूज इन ब्लैकमैन रिएक्शन। हिल रिएक्शन में कौन सा ऐसा उत्पाद बनता है जो कि बाद में ब्लैकमैन रिएक्शन में काम आता है? तो याद रखिएगा ATP और NADPH2। अगर इसको आगे मैं और क्लियरली लिखूं तो ये NADPH2 है। तो ADP और NADPH2 हमें मिलता है हिल रिएक्शन से, जो कि बाद में ब्लैकमैन रिएक्शन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 3-PGA इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन 3-PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहला स्थायी उत्पाद किसमें होता है? तो 3-PGA किसमें बनता है भाई? 3-PGA बनता है कार्बन अपचयन चक्र यानी कार्बन रिडक्शन साइकिल के अंदर बनता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर? ऑप्शन ए विल बी द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास क्या है, देखिए स्पाइरुलिना इज रिच सोर्स ऑफ। स्पाइरुलिना किसकी अधिकता होती है? तो स्पाइरुलिना क्या होता है, एक क्या है, प्लांट है जो कि जिसके अंदर क्या ज़्यादा होता है, तो स्पाइरुलिना कौन खाता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो खाते हैं जिन्हें फूड की नीड हो, और इसके अंदर क्या ज़्यादा होता है, इसके अंदर विटामिन ज़्यादा होते हैं। स्पाइरुलिना में विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, एक बहुत ही हेल्दी डाइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। केसर किससे प्राप्त की जाती है? तो केसर किससे मिलती है स्टूडेंट? केसर जिस पौधे से मिलती है उसका नाम है क्रोकस सेटाइवस। क्या नाम है? क्रोकस सेटाइवस। सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है, क्रोकस सेटाइवस के नाम के पौधे से हमें केसर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। यानी कि कौन से एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं, यानी कि जो कैंची की तरह काम करते हैं मॉलिक्यूल को काटने के लिए। तो काटने के लिए कौन काम आएगा स्टूडेंट? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाम से ही पता लग रहा है रेस्ट्रिक्शन यानी रोकने वाला, ठीक है, तो रोकने वाला कौन होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जबकि जोड़ने में कौन काम आता है? जोड़ने में आता है लाइगेज, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड है प्रोटीएज और शुगर से रिलेटेड है जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है और जो क्रैब साइकिल होते हैं उसके बीच में लिंक क्या होता है स्टूडेंट? उसके बीच में लिंक होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो इन दोनों के बीच में लिंक होता है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी का क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि कौन सा वर्गीकरण बिल्कुल सही है। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले आते हैं डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यानी सबसे बड़ा कौन होता है? डोमेन। उसके बाद किंगडम जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर आते हैं फाइलम्स, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे हो गए। फिर उनके अंदर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जैसे कि फैमिली के में हम बोल सकते हैं पोएसी हो गई, फेबेसी हो गई, ठीक है, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ऑप्शन 2 यानी प्रभाव, क्षेत्र, प्राणी जगत, जाति, वर्ग, क्रम, परिवार, वंश और प्रकार, ये हमारा सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स द एम्फीबियंस डेवलप्ड ड्यूरिंग द। प्रथम भूमि मेरुदंडी उभयचर किस काल में विकसित हुए? तो एम्फीबियन की एज कौन सी कहलाती है? एम्फीबियन की एज लगभग 370 मिलियन ईयर अगो, 370 MYA होती है डिवोनियन पीरियड। कौन सा? डिवोनियन पीरियड कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 हु अमंग द फॉलोइंग रोट द एसे फॉर द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 1798। 1798 में पॉपुलेशन के प्रिंसिपल के ऊपर यानी कि पॉपुलेशन के सिद्धांत के ऊपर किसने ऐसे लिखा था? तो थॉमस माल्थस ने लिखा था। इनका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने ऐसे लिखा था, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू कोडेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। निम्नलिखित में से कौन एक मेरुदंडी नहीं बल्कि कोडेट कहा जाता है? यानी वर्टिब्रेट तो नहीं है, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं होती, लेकिन कोडेटा तो होती है। तो ऐसा कौन है स्टूडेंट? ऐसी है हमारी एम्फियोक्सर्स। एम्फियोक्सर्स जो होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि तू कोडेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ इंसेक्ट इज। मालफीजियन ट्यूब्यूल क्या होती है भाई? मालफीजियन ट्यूब्यूल जो कि हमें कॉकरोच में मिलती है, क्या काम आती है ये है एक उत्सर्जन अंग है यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, कॉकरोच में मिलती है मालफीजियन ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 डीएनए मैचिंग हैज शोन दैट ह्यूमंस आर क्लोजेस्ट टू। डीएनए को जब मैच किया, डीएनए सदृश्यता से हमें क्या पता लगता है कि ह्यूमन किसके जैसे हैं? तो आपको याद रखना है ह्यूमन चिंपैंजी जैसे हैं। किसके जैसे हैं? चिंपैंजी, सबसे करीबी चिंपैंजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोजेनेसिस रेफर टू। पेडोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट पेडोजेनेसिस जो होता है, अच्छा इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 82 देख रहे हैं ना हम, यस। पेडोजेनेसिस किसे कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को, यानी पिछली तरफ मेटामॉर्फोसिस होना, यानी कि क्या होना? पिछली तरफ मेटामॉर्फोसिस होना, उसी को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास, 85 हमारे पास, देख लेते हैं 85 क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किससे निर्मित होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं 70S, और 70S किससे मिलकर बनता है? 50 और 30 से। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखो राइबोसोम दो ही टाइप के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। पुराने जमाने के जीव यानी प्रोकैरियोट में 70S मिलते हैं, नए जमाने में 80S मिलते हैं। 70 मिलकर बनता है 50 और 30 से, 80 मिलकर बनता है 60 और 40 से। ये बात आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि 60 और 40 100 होता है, मुझे पता है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी 50 और 30 से मिलकर 70S बनता है और 60 और 40 से मिलकर 80S बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 द क्लास ऑफ प्रोटीन दैट मार्क द फॉरेन प्रोटीन फॉर एलिमिनेशन आर। उन्मूलन के लिए विजातीय प्रोटीन को चिन्हित करने वाले प्रोटीन के वर्ग हैं। कौन होते हैं वो? होते हैं एंटीजन, जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इम्यूनोग्लोबिन या एंटीजन, एक ही बात है, प्रतिरक्षी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइन्यूट टू माइन्यूट रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन एडल्ट ह्यूमन इज डन बाय। वयस्क मानव में कैल्शियम की प्रति मुहूर्त विनिमत किसके द्वारा की जाती है, यानी कि थोड़ा सा भी अगर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना है हमारी बॉडी के अंदर तो कौन करता है, पैराथॉर्मोन करता है, जो कि पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथॉर्मोन जो होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है। कैल्शियम बढ़ने पर क्या करता है, उसे बोन में दे देता है और कम होने पर बोन से ले लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी कि एक पॉपुलेशन कितना जनसंख्या को रख सकती है, उसकी कितनी क्षमता है उसे रखने की, ये किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो ये डिटरमाइन किया जाता है किससे, लिमिटिंग रिसोर्सेज से, यानी कितने हमारे पास संसाधन है, प्रतिबंधक संसाधन से पता लगता है कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी हो पाएगी हमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल गलत, दोनों अलग अलग जगह पे होती है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन न्यूक्लियस में, गलत हो गया ये भी। देन आता है, देखो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन न्यूक्लियस में नहीं होती, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक है, वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑकर इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, कि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के अंदर, सॉरी मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है, अंदर की तरफ होती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल गर्भाशय में होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटर कोडोन, निम्नलिखित में से कौन संपादक कोडोन है, यानी कि एक ऐसा कोडोन जो अगर आ जाए तो वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है हमारी रेप्लिकेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो वो है हमारा UAG। UAG जो होता है वो टर्मिनेशन कोडोन है, ये स्टॉप कर देता है हमारी रेप्लिकेशन को। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।